इसमें रहते थे वो, और ये वो खिड़की थी जिससे कि हम लोग बात करते थे उनसे कि सारे सामानों में कहीं आपको सुभाष का एस नहीं मिलेगा, कोई भी लेटर पे आपको संबोधन सुभाष का नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रूव करते लेकिन कहीं ना कहीं से वो सारे सामान लिंक होते हैं वहाँ। नेताजी की तरफ लिंक करते हैं। तो यहाँ जो लोग उनसे मिलने आते थे, साल में 2 बार इनके पास पूरी एक टीम आती थी 7-8 लोगों की। ओके। वो एक होता था 23 जनवरी को, एक होता था दुर्गा पूजा के दिन। जो सबसे पहले खबर उनकी डेथ के बाद निकली थी वो ये है, फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। हम अयोध्या में हैं और ये जो घर है मेरे पीछे, राम भवन जिस पर लिखा हुआ है, वो ऐतिहासिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट घर है अयोध्या की अगर बात करें तो। राम मंदिर आंदोलन जो साल 80-82 के आसपास से विश्व हिंदू परिषद की ग्रिप में आता है, उसके पहले साल 1949 में जब इस मंदिर में मंदिर की मूर्तियां प्रकट होती हैं बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे, तब से इस घर का जुड़ाव इस आंदोलन से है। और इसके अलावा इस घर का जुड़ाव आज़ादी के, देश की आज़ादी के आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत से है, जिसका नाम रहा है सुभाष चंद्र बोस। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब लापता हो गए थे, उन्होंने अपने घर के कुछ अंतिम साल इस घर में बिताए थे, अपने जीवन के कुछ अंतिम साल इस घर में बिताए, जहां वो गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते थे। फिर यहीं रहते हुए उनका निधन भी हुआ। हम इस घर में चलेंगे, घर में रहने वाले शक्ति सिंह से मिलेंगे, उनसे कहानी जानेंगे, मंदिर की कहानी, मूर्ति की कहानी और सुभाष चंद्र बोस उर्फ गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी की कहानी। ये थोड़ा वॉक थ्रू टाइप का वीडियो होगा जिसमें शक्ति सिंह जी अपने घर के तमाम हिस्सों को हमें दिखाएंगे, हम उनसे जुड़ी कहानियां जानेंगे और फिर हम घर के पिछले हिस्से में जाएंगे जहां पे सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे, ऐसी बात होती है। शक्ति सिंह जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे थोड़ा अपने घर के बारे में बताइए, ये घर अयोध्या में क्यों इतना ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना है? देखिए, ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से ये घर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तो जो आजकल आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि का जो एक विषय चल रहा है, और जिसमें पूरे विश्व के लोग इस समय राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं। इस राम जन्मभूमि प्रकरण में वैसे तो 500 वर्षों का इतिहास छुपा हुआ है। 500 वर्षों से राम जन्मभूमि की लड़ाई चल रही है। 70-80 बार इसके बारे को लेकर युद्ध भी हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे निर्णायक मोड़ इसमें जो आया है राम जन्मभूमि विषय में, वो था 22-23 दिसंबर 1949 का, जिसमें कहा जाता है कि मूर्तियां प्रकट हुई थी और उसके बाद से ही उस कैंपस में भगवान राम विराजमान हुए। जो बाबरी मस्जिद वाला कैंपस हुआ करता था, उसमें भगवान राम विराजमान हुए और तब से वो लड़ाई चली आ रही है। 80 के बाद से विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को उठाया और उसके बाद ये विषय आज जहाँ तक पहुँचा ये आपके सामने है। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो आपको मैंने बताया है 22-23 दिसंबर 1949 की, उस समय मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट थे, ठाकुर गुरुदत्त सिंह। आपके दादाजी? वो हमारे दादाजी थे वो। ठीक है। और वो इकलौते व्यक्ति थे जिनके ऊपर नेहरू जी का दबाव पड़ा था, गोविंद बल्लभ पंत जी का दबाव पड़ा था मूर्तियों को हटाने को लेकर, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि हम इस मूर्ति पे अब आंच नहीं आने देंगे। जब तक रहे यहाँ पर वो इस पद पर, सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर, तब तक उन्होंने कुछ भी वहाँ नहीं होने दिया। और उसके बाद जब उनको लग गया कि हाँ साहब अब मूर्तियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, तब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दबाव को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या कहानी थोड़ा विस्तार में बताइए, अंदर भी देखते चलते हैं हम लोग। कहानी थोड़ी विस्तार से बताइए, जो आप बता रहे थे एक बार की एंट्री नहीं मिली और कैसे उन्होंने 2-3 आदेश पास किए, क्या कहानी? नहीं, ये तो जब 22-23 की रात में वहां मूर्ति प्रकट हुई, हाँ, तो उसके बाद फिर सबसे पहले इसकी सूचना अपने जैसा बाबा ने मुझको बताया था बचपन में, मुझको आज भी याद है कि इसकी सूचना अपने देश में बाद में हुई। पहले पाकिस्तान रेडियो ने सुबह 5 बजे की खबर में प्रसारित किया इस चीज को। अच्छा। कि भारत में हमारे द्वारा छोड़े गए जो अवशेष थे, हमारे जो धार्मिक स्थल थे, हाँ। उनके ऊपर आक्रमण करके उन पे बलात् कब्जा किया जा रहा है। अच्छा। ये पाकिस्तान रेडियो ने सबसे पहले सुबह 5 बजे की न्यूज में 23 तारीख को प्रसारित किया। ये दादाजी ने बताया आपको? ये मुझको बचपन आज भी मुझको याद है।
इधर क्या हुआ, करीब 70-80 लोगों का डेलीगेशन मुसलमानों का एक चला गया नेहरू जी से मिलने दिल्ली में कि साहब ये क्या तमाशा हो गया, कहाँ से बाबरी मस्जिद पे भगवान राम प्रकट हो गए, सब इनको हटवाइए। तब नेहरू जी ने तुरंत चीज़ों को समझा और जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उनसे कहा, आदेश किया कि भाई तुरंत इसको मूर्ति को हटाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है। पंत साहब ने तुरंत यहाँ पर कुछ किया? कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने इसको तार किया, तब वो मेल वगैरह तो होता नहीं था। अच्छा, तब तार टेलीग्राम किया, टेलीग्राम किया उन्होंने कि कहाँ से मूर्ति है, इसको हटाने की व्यवस्था करो। तो यहाँ पर कह दिया गया कि साहब ऐसा है कि अयोध्या को हजारों लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है, भगवान राम प्रकट हो चुके हैं यहाँ पर, और पूरा यहाँ पे माहौल कीर्तन का खुशनुमा माहौल है, ऐसे में हम लोगों का वहाँ जाना उचित नहीं है। थोड़ा समय मिलने के बाद आप जैसा चाहते वैसा कर दिया जाएगा। ये कहकर 2 दिन उन्होंने टाल दिया। अच्छा, दादाजी ने 2 दिन इस चीज को टाल दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें उनको नैयर साहब जो यहाँ पे कलेक्टर थे उनका भी पूरा सपोर्ट था। अच्छा। जो कृपाल सिंह यहाँ पर कप्तान थे, वीर सिंह यहाँ पर जिला जज थे, उन लोगों का भी इसमें पूरी तरह से सहयोग था। और उन सबसे ऊपर जो महंत दिग्विजयनाथ हैं, गोरखपुर के जो पीठाधीश्वर उस समय हुआ करते थे, उनका भी पूरी तरह से पूरी व्यूह रचना में उनको भी शामिल थे कहीं ना कहीं से। अच्छा। तो बाबा ने फिर कहा इस चीज़ को कि भाई ठीक है, और इस स्थितियों में जो है वहाँ पे जब खबर गई उनको कि हाँ साहब यहाँ पे मूर्ति नहीं हट सकती यहाँ पर, तो 2 दिन बाद नेहरू जी ने कहा पंत से जिसे कि आप खुद जाइए और मूर्ति हटाने की व्यवस्था कीजिए। अच्छा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप मूर्ति हटा के हमको बताइए। अच्छा। तो पंत जी चले वहाँ से लखनऊ से फैजाबाद के लिए। यही फैजाबाद के बॉर्डर पे हमारे ग्रैंडफादर खड़े हो गए, जिनको कहा जाता था कि तमाम अखबारों में किताबों में लिखा था कि अडिग चट्टान के तरीके से खड़े हो गए वो। और उन्होंने कहा साहब कि ऐसा है कि निवेदन किया उनसे मुख्यमंत्री से। अच्छा। कि साहब अयोध्या को समय 25,000 लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और वहाँ भगवान राम का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ये कीर्तन चल रहा है, और ये पूरे देश में हल्ला मच चुका है कि भगवान राम प्रकट हो चुके हैं, और वहाँ पे जो जनता है उनको इस बात का एक अंदाज लग गया है, एक अंदेशा हो गया है कि शासन प्रशासन के लोग मिलकर वो मूर्ति हटाना चाहते हैं। तो पूरी जनता वहाँ पे उद्वेलित है और आक्रोशित है। ऐसे में आपका वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा और हम आपको वो सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जिसके कि आप हकदार, आप मुख्यमंत्री हैं। हम आपको वो सुरक्षा वहाँ देने के स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी फोर्स भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री इस बात पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब यहाँ वही रहेगा जो या तो मूर्तियों को हटाएगा और मुझको सुरक्षा दे सकेगा। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, क्या कि वहाँ से वापस लौट गए। यहाँ हमारे ग्रैंडफादर बाबा भी समझ गए कि हाँ अब हमारा इस पद पे बने रहना मुश्किल है। तो इस सारी परिस्थितियों को समझते उन्होंने 2 आदेश पार किए। उन्होंने एक तो आदेश पारित किया कि धारा 145 लगाई यहाँ पर, उस पूरे परिसर को कुर्क कर दिया। दूसरा एक आदेश किया कि जो भगवान राम प्रकट हुए हैं उनकी पूजा अर्चना भोग की व्यवस्था अनवरत चलती रहे। अच्छा, ये 2 आदेश किया उन्होंने। ठीक है। जिसको बाद में यहाँ कलेक्टर ने इस पे एक कदम और आगे बढ़ते हुए 2 पुजारियों की नियुक्ति भी कर दी कि हाँ साहब 2 पुजारी भी इस पे रहेंगे जो इस पूरे चीजों को अंजाम देते रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो अपने पद से फिर हमारे ग्रैंडफादर ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि जान गए थे कि अब रह पाना हमारा इस पद पे मुश्किल है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वही आज तक जो है, जब अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे अपने पराशरण साहब के पराशरण, हाँ, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो 1949 का जो किया हुआ आदेश था जिसमें कहा गया था कि उनकी पूजा की और भोग की व्यवस्था अनवरत चलती रहे, उस आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा रोल अदा किया है क्योंकि उस आदेश को किसी ने चैलेंज नहीं किया था तब से लेकर 49 से लेकर आज तक। तो एक बहुत बड़ा वो भी एक उसके माइलस्टोन का काम किया उस आदेश ने भी, जो ये अपने पक्ष में जो फैसला आया है उसको लेकर। अच्छा, मैं इस पे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, दादाजी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद वो क्या करते रहे? नहीं, दादाजी तो हमारे इसके इस्तीफा दिया यहाँ पर। हाँ। उसके बाद उन्होंने जनसंघ ज्वाइन कर लिया। अच्छा। जनसंघ ज्वाइन करके वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जो कश्मीर चलो आंदोलन था उसमें शामिल हो गए। अच्छा। और उसके बाद उनके साथ वो तिहाड़ जेल में कुछ समय तक बंद भी रहे। अच्छा। जिसके कुभजन उनको बनना पड़ा, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। अच्छा। और घटना तो यहाँ तक 22-23 तारीख को यहाँ पे जब उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था यहाँ पे अयोध्या वाले, और उसके बाद जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब प्रदेश सरकार का आदेश आया था कि इनको तुरंत सरकारी बंगले से बेदखल किया जाए। तो रात में 12 बजे इनका सारा सामान उठा के सड़क पे फेंकवा दिया गया था। उसके बाद बहुत परेशानी इनको झेलनी पड़ी, लेकिन ये अडिग रहे अपने फैसले पर, और आज उसी इनके फैसले का ही परिणाम है कि आपके सामने मंदिर बन रहा है। अच्छा, शक्ति सिंह जी की बात में मैं एक बात यहाँ पे जोड़ दूं कि 2 बातें हैं।
पूरा अयोध्या फैजाबाद का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि मूर्तियां प्रकट हुई थी, जबकि एक धड़ा जो ये कहता है कि दो पुजारियों ने मंदिर में मूर्ति, मस्जिद में रात में मूर्ति रख दी थी। धीरेन्द्र के झा की इस पे एक लिखी किताब भी है, अ नाइट दैट चेंज अयोध्या, अगर मुझे नाम सही ध्यान में आ रहा है तो उन्होंने इस किताब में जिक्र भी किया है कि हाउ द इवेंट्स अनफोल्डेड, कि जैसे रात में मूर्ति रखी गई थी। और हालांकि वो बात भी है कि एक बड़ा तबका मानता है कि मूर्तियां प्रकट हुई थी। जी शक्ति जी, उसके बाद ये तो आपके दादाजी की कहानी हो गई, लेकिन इसके बाद एक और भी तो बात है ना कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, जब इस पूरे आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री होती है, शिवसेना की एंट्री होती है, संघ की एंट्री होती है, भाजपा की एंट्री होती है, तो आप बता रहे थे मुझे कि ये घर भी एक 82 के बाद, सन 82 के बाद से जब से विश्व हिंदू परिषद इस विषय में आया है, तो उसके बाद से मेरा ये जो राम भवन है, ये घर, ये पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद का एक केंद्र बन गया था। अच्छा, चाहे अशोक सिंघल जी हों, राजमाता सिंधिया थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती जी थी, ऋतंबरा जी थी, स्वामी चिन्मयानंद थे, ये महंत अवैधनाथ जी थे, अवैधनाथ जी, हाँ, ये सब लोगों का अयोध्या आना होता था। तो एक यहाँ पर इनकी सारी बैठकें हुआ करती थी। अच्छा, इसी स्थान पर उनकी सारी बैठकें हुआ करती थी। उन लोगों के रुकने का, भोजन पानी का भी स्थान यही हुआ करता था। अच्छा, और ये सारी व्यवस्था कौन देखता था? मैं ही देखता था इन सारी व्यवस्थाओं को। अच्छा, पूरी व्यवस्था हम लोगों द्वारा की जाती थी। अच्छा, और जब साल 90 में एक बार गोली कांड होता है और 92 में विध्वंस होता है, तो इन 2-2.5 साल विध्वंस के बाद भी, हाँ, जब ये ढांचे का विध्वंस हुआ है, उस दिन भी सभी लोग वहां से जब चले आए थे, जब वहां ढांचा गिर गया था लगभग पूरी तरीके से, शाम हमको 4-5 बजे के लगभग, तो स्वामी चिन्मयानंद, आचार्य धर्मेंद्र, ये सब लोग यहीं बैठे हुए थे। और यहीं बैठे बैठे उनको खबर मिली थी कि केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की चारों सरकारों को बर्खास्त कर दिया। हम लोग तो चले गए थे अयोध्या में, क्योंकि वहां पे राम के मंदिर का फिर से निर्माण करना था। आप कहाँ थे उस दिन? हम उस समय तो अयोध्या में थे, वहीं पे साइट पे थे। हम पूरी तरह से दिन भर वहीं रहे। अच्छा, हम लोग वहीं पर थे। तो पहले तो ढांचा गिराया गया, सब लोगों ने मिलकर गिराया, जिसमें कि ज्यादातर संख्या जो थी साउथ की थी, वो महाराष्ट्र वालों की थी ढांचा गिराने में, जिनका रोल सबसे ज्यादा था। क्योंकि शिवसेना से जुड़े लोग थे, इस वजह से शिवसेना से भी जुड़े लोग थे, और महाराष्ट्र के और भी लोग थे, भाजपा से जुड़े लोग थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा, तमाम जो संघ के हमारे संगठन से हैं, उनसे सबसे जुड़े हुए लोग थे वहां पर, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जब ये ढांचा गिर गया, तो उसके बाद फिर रातों रात वहां पर जो है मंदिर एक स्थापित करना था। मंदिर स्थापित करने हम लोग लगे रहे वहां पर, और पूरी रात भर में बन गया वो रात भर में पूरा बना भी दिया गया। अरे तो हजारों लाखों कार सेवक थे उस समय, तो कुछ भी इशारा कर दिए बनने को तैयार था। आखिर वो अगर लोग चुटकी चुटकी भर मिट्टी भी लेके आते, एक एक ईटा भी लेके आते, तो वहां लाखों ईटे पहुंच जाते रातों रात। और बाकी सब लोग, कुछ लोग यहाँ बैठक में थे, कुछ लोग अलग अलग स्थानों पर बैठ के चले। किस बैठक में थे? नहीं, कुछ लोग अलग अलग स्थानों पे। यहाँ बैठक में, यहाँ बैठक हो रही थी। अच्छा, बताया ना आपको, आचार्य धर्मेंद्र थे, स्वामी चिन्मयानंद थे, ये सब लोग यही बैठे थे उस समय। वहां से अयोध्या से लोग चले। उसके बाद जब दंगे भड़के, उसके बाद दंगे अयोध्या में बहुत ज्यादा कोई दंगे नहीं हुए थे। हाँ, आसपास अयोध्या को लेकर पूरे देश में दंगे होते रहे जगह जगहों पर, लेकिन अयोध्या हमेशा शुरू से ही अयोध्या शांत रही है। अयोध्या में लोकल दंगे कभी नहीं हुए। इस विषय को लेकर, इस विषय में नहीं हुए, कभी दंगे नहीं हुए। तो जब ये सब ढांचा गिर गया, आप लोगों ने मंदिर बना दिया, तब इस घर में क्या चल रहा था? लोगों ने क्या बातचीत चल रही थी? थोड़ा उस बारे में बताइए, आगे की योजना। मैं तो वहां था नहीं, मैं तो उस समय अयोध्या में था, इसलिए मुझको नहीं पता यहाँ बातें क्या चली। लेकिन एक बात मुझे खाली याद है कि जब मैं लौट के आया था बीच में थोड़ी देर के लिए, तो लोग यही कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले हम लोग, एक संत श्याम द्विवेदी हुआ करते थे, विधायक थे, जिनकी जॉब नहीं है, तो वो उसी समय हमारे साथी अंदर आए। तो जैसे ही वो अंदर आए, तो तुरंत आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि अरे आप आ गए, लेकिन बड़ा वो दुर्भाग्य है कि अभी आप जब आ रहे थे तब विधायक थे, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे, क्योंकि बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। क्योंकि वो उसके बाद थोड़ा फिर इस पे व्यंग्य भी किया उनके ऊपर। लेकिन ये बात थी कि उसके बाद ही जो है वो चारों सरकारें जो थी अपनी 4 प्रांत की, अच्छा, वो यहाँ से बर्खास्त कर दी गई थी। इस बैठकी में जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें हैं। हमने शक्ति सिंह जी से आग्रह किया कि वो तस्वीरें हमें दिखाएं। ये दादाजी की तस्वीर है राइट में, ये
ये कब का बनाया, कब की बनाई गई तस्वीर से बनाया गया ये? किसी फोटो पे बनाया गया होगा ना ये ऑयल पेंट? ये पुरानी फोटो ही इनकी है, अच्छा, ये 70s के आसपास की। 70s के आसपास की। और ये मेरे फादर, ये पिताजी, पिताजी की फोटो है। अच्छा, ये दादाजी है ना यहाँ पे? हाँ, ये अटल जी के साथ दादाजी। अटल जी के साथ। हाँ, अटल जी के साथ। ऊपर योगी जी हैं, उसके ऊपर जोशी जी हैं, जोशी जी ऊपर आए हैं। दाएं तरफ अपने संघ प्रमुख थे माननीय सुदर्शन जी, वो हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सुदर्शन जी। बाएं तरफ ये जोशी जी, अशोक जोशी, अशोक सिंघल, और आप भी दिख रहे हैं इसमें। हमारी फोटो बगल में है। पीछे हाँ, वेदांती जी हैं, वेदांती जी महाराज हैं। नीचे राजमाता सिंधिया हैं। हाँ, यहाँ पे राजमाता सिंधिया हैं। अब हम लोग आपके घर के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ पे एक और कहानी है, एक और कहानी दफन है कहा जा सकता है। क्योंकि आपने एक बार पिछली मुलाकात में हमें ये बताया था कि, आराम से आना है फिर उसमें, आपने पिछली मुलाकात में बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जिनको जो लापता हुए उसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए गुमनामी बाबा के नाम से जाने गए, बहुत सारे लोगों के बीच में, वो आपके घर में रहते थे और पीछे उनकी मूर्ति भी लगाई है, आपने स्थापित की है। कहानी क्या है बताइए, फिर हम लोग उस कमरे की तरफ चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। देखिए, 82-83 के दरमियान एक संत हमारे यहाँ किसी माध्यम से रहने के लिए आए, जिनके बारे में कहा गया कि एक साधु हैं, ये सन्यासी हैं, और जो लेके आए थे उन्होंने कहा मेरे ग्रैंडफादर हैं। जो लेकर आए थे? जो लेके आए थे। अच्छा। कि मेरे ग्रैंडफादर हैं। हाँ। और इन्होंने संन्यास ले लिया है। हाँ। इसलिए घर में नहीं रहते हैं, अयोध्या में रह रहे हैं। हाँ। लेकिन देखभाल हमें करनी पड़ती है अयोध्या में उनकी। हाँ। अयोध्या यहाँ से दूर पड़ता है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे कहीं हमारे घर के आसपास आ जाएं तो उनकी देखभाल करने में आसानी हो जाएगी। ये कह के वो उनको लेके आए थे वो। और उसके बाद फिर वो जब बात हो गई कि हाँ भाई ठीक आ सकते हैं, तो बाद में फिर वो धीमे धीमे उनका करीब 3 महीने लग गए उनके सामानों को आने में। सामान? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ आज बात हुई वो कल चले आए। मतलब जैसे कभी 2 बक्से आ गए, फिर एक पलंग आ गया, एक तखत आ गया, इस तरह से उनके सामान यहाँ पर धीमे धीमे करके आते गए। वो 3 महीने लग गए उसके अंदर उनके सामानों का आते। फिर एक दिन मालूम पड़ा कि रात 12 बजे, या पीछे हमारे कुछ टेनेंट रहते तो उन्होंने बताया कि रात 12 बजे जो है वो खुद भी यहाँ पर व्हील चेयर के माध्यम से आए, वो भी आ गए। तो जब वो रहने लगे यहाँ पर, तो उसके बाद ही करीब 2-3 महीने बाद ही ये धीमे धीमे चर्चा होने लगी कि जो आपके यहाँ रह रहे हैं आप जानते हैं कौन है? मैंने कहा मुझको नहीं पता। तो ये एक र्यूमर उड़ी यहाँ पर कि जो आपके यहाँ रह रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। अच्छा। अच्छा, उनका बड़ा सस्पिशियस था, कुछ घटनाक्रम भी जो उनका था, जिस तरह से रहते थे वो सारी चीजें थी। जैसे मतलब वो किसी से मिलते नहीं थे, हमेशा एकांत में ही रहते थे, बंद कमरे में रहते थे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं से कुछ सस्पिशियस दिखाई पड़ती थी कि हाँ क्या कहानी इसके पीछे है। खैर एक बात और भी है, उनके रहने के 3-4 महीने बाद ही अंदाज तो हमको हो ही गया था। मैं अपने खुद व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। आप तो छोटे ही रहेंगे उस समय? नहीं, मैं उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लॉ कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मतलब उनके पास चूंकि हम भी जाते आते थे, हमको भी परमिशन थी वहाँ के जाने की, हर मंगल को हम उनसे मिलते थे। अच्छा, चेहरा देखते थे उनका? चेहरा तो उनका किसी ने देखा पिछले 40 सालों में, जहाँ जहाँ भी रहे वो। हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ आने के पहले अयोध्या में थे, उसके पहले बस्ती में थे, बस्ती के पहले फिर वो अयोध्या में थे, उसके पहले नैमिषारण में थे, फिर उसके पहले इटावा में थे, फिर वो लखनऊ में थे। अच्छा। जब संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे तब उस समय लखनऊ में रहते थे। अच्छा। ये उनकी पूरी कहानी, उनकी लोगों ने रिसर्च निकाली है इस बारे में, ये कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब रहे वो। तो उसी तरह से जब हमारे आए तो ये उनकी बातों से, उनके रहन सहन से, तमाम चीज़ों से ये बात मुझको भी अंदाज लग गया था कि नेताजी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर वो इसी घर में रहते थे, इस चीज़ को कैमरे पे समझा दीजिए थोड़ा सा, कि उस घर में रहते थे तो कैसे ये मुमकिन था कि आप चेहरा ही नहीं देख पाते थे? क्या किस तरीके से रहते थे वो? मतलब मेरा सवाल ये है। देखिए, जो आप जिस पोर्शन में रह रहे थे, इसी पोर्शन में ना, इस पोर्शन में रहते थे वो, हाँ,
तो यहाँ पर पहले दीवार जो आप देख रहे हैं, दीवार थोड़ा ऊंची हुआ करती थी, इस लेवल की दीवार थी वो। अच्छा, ऊपर यहाँ के देखे लोग। ना, जो पाइप लग निकला हुआ वहां हाँ। तक की दीवार थी पूरी। यहाँ पे दरवाजा एक रहता था। हाँ। खैर देखिए, इस विषय में बात करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर आपको भगवान जी के बारे में बात करनी हो और आप स्पिरिचुअल पावर के बारे में नहीं जानते तो आप उनको कुछ बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। ये उनकी स्पिरिचुअल पावर ही थी कि हम लोग चाह कर भी उनका चेहरा नहीं देख सकते थे। आप इसको चाहे डर कह लीजिए, चाहे भय कह लीजिए, एक श्रद्धा कह लीजिए, या उनकी स्पिरिचुअल पावर कह लीजिए, या जो उन्होंने ऑरा अपना एक जो उन्होंने बना बना रखा था हाँ। अपना एक ऑरा, कि इसके बाहर से मतलब कोई नहीं जा सकता था। कितना देख पाते थे? यहीं तक देख पाते ना थे? ना, कुछ भी नहीं देख पाते। देख ही नहीं पाते थे। एक आध बार ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने मुझको बुलाया कमरे में, जिस कमरे में रहते तभी आपको मैं ले चलता हूँ। हाँ हाँ, आइए चलिए ना। वहीं चल हाँ। के बात करते हैं। हाँ। उन्होंने बुलाया हाँ। और जैसे उनको हम लोग भगवान जी कहते थे। हाँ, भगवान जी। भगवान जी। अच्छा। और वो जितने लोग उनसे मिलने आते थे सबका वो कोई ना कोई नाम रख देते थे। सबका नाम रखते थे? हाँ, सबको अलग अलग नामों से बुलाते थे। अच्छा। जैसे मेरा नाम उन्होंने रखा था नारायण। 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 अच्छा। तो मुझको नारायण के नाम से बुलाते थे वो। अच्छा। तो जैसे एक बार हम मान लीजिए आए यहाँ पर, किस कमरे में? इसी कमरे में? इस कमरे में वो रहते थे, ये उनका कमरा था। अच्छा। इसमें रहते थे वो, और ये वो खिड़की थी जिससे कि हम लोग बात करते थे उनसे। अच्छा। इस पे एक मोटे कपड़े का पर्दा रहता था और हम लोग उधर बैठते थे उस पार, जो भी उनसे मिलने आता था। इसमें एंट्री नहीं? इसमें एंट्री नहीं थी। अच्छा। इस कमरे में हम लोग एंट्री नहीं थी। अच्छा। हम लोग वहीं रहते थे, वहीं से जो भी आता, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी उनसे आए मिलने आते थे। हाँ। सब एंट्री अंदर कमरे में किसी की नहीं थी। और अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने मुझसे कहा, हाँ। नारायण जरा अंदर आइए। हाँ। मैं अंदर आऊंगा, जो अलमारी खोली है उसमें ऊपर से तीसरे खाने में 7वीं पुस्तक है। हाँ। वो हमको दीजिए। हाँ। तो मैं आऊंगा, वो किताब पुस्तक निकालूंगा, उनके चरणों के पास ऐसे रखूंगा, मेरी निगाह उसके ऊपर नहीं उठेगी, मेरी निगाह वहीं तक रहेगी, पुस्तक रखूंगा, सामने बैठे हुए हैं वो, लेकिन मैं खाली पुस्तक रखूंगा और बाहर चला जाऊंगा। ये आप चाहे एक, मैंने कहा ना कि आप उसको डर कह लीजिए, एक भय कह लीजिए, एक श्रद्धा कह जो भी लीजिए, कह लें, लेकिन आप या नहीं उनका देखते एक ऑरा, जैसे आपने कहा भी, उसका कुछ भी मान लीजिए इसको आप, कि हमारी हैसियत नहीं थी कि मैं उस चरणों के अलावा उससे कुछ देख सकूं। ये थी उनकी स्पिरिचुअल पावर। और अगर उन्होंने नहीं चाहा कि आज मैं ना आऊं, तो स्वतः मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि मैं उस दिन उनसे मिलने नहीं आऊंगा। अच्छा। ये भी उनके अंदर था। तो एक दो नहीं बल्कि इस तरह की दसियों घटनाएं हमारे साथ जो घट चुकी हैं, उस समय मैंने अंदाज लगा इस चीज को कि अगर ये नहीं चाहते हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा आप यहाँ पे आज आए हो, इसके पीछे भी कारण यही है कि उन्होंने चाहा है कि आप यहाँ आए हो। मैं तो यहां तक मानता हूं चीजों को। तो कितने दिन रहे हो यहाँ पे फिर? हमारे यहाँ रहे करीब 2.25 साल। 16 सितंबर 1985 को उनकी डेथ हुई यहीं पे? यहीं पर गुप्तार घाट पे जो बनवाया है। गुप्तार घाट पे जो बना है आपने समाधि स्थल, हाँ, वो उनके यहाँ पे। तो ये इस कमरे में कैसा क्या अरेंजमेंट था? कैसा तख्त, क्या गद्दा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अच्छा, ये क्या है? ये आप देखिए, उनसे जो रिलेटेड उस समय के अखबारों में जो सब चीजें निकली थी, हाँ, ये उसकी खबरें हैं। और जो सबसे पहले खबर उनकी डेथ के बाद निकली थी वो ये है, फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। ये इस डेट की खबर है। ये 28 अक्टूबर 1985। गुमनामी बाबा के ये 12 वर्षों से रह रहे थे। आप क्या 2.5 वर्षों से रह रहे? हमारे 2.5 वर्षों से रहे। अच्छा, उसके पहले कहाँ रहे? अयोध्या में। अयोध्या 2 बार में अयोध्या रहे हैं, इसके पहले बीच में बस्ती रहे हैं वो। ये किया गया कि इस 3 दावे में अपने ताले डाले, इनके सेवकों द्वारा सारे सबूत नष्ट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये उस समय बहुत ही इसमें चली थी चीजें। और ऐसा कुछ था क्या कि उनके नाम खत बताता था, या कुछ लोग ऐसे स्पेसिफिक लोग उनसे मिलने आते हों, ऐसे लोग जो केवल एक ही लोग इनसे मिल पाते हों? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बाहरी दुनिया से कोई तो संपर्क होगा ना। मैं बता रहा हूँ आपसे कि जैसे नेताजी की एक फौज हुआ करती थी, जब ये आजाद हिंद फौज INA, तो यहाँ जो लोग उनसे मिलने आते थे, साल में 2 बार इनके पास पूरी एक टीम आती थी 7-8 लोगों की। ओके।
वो एक होता था 23 जनवरी को, एक होता था दुर्गा पूजा के दिन। अच्छा। दो जो बंगालियों का, एक जो दुर्गा पूजा बंगालियों का बहुत ही हाँ, महत्वपूर्ण बहुत त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है वो। और 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पड़ता है। हाँ। तो 2 दिनों में इनके पास कम से कम 7-8 लोगों की पूरी टीम आया करती थी। अच्छा। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो टीम हुआ करती थी, वो आईएनए के जो इनकी खुफिया विंग थी हुआ करती थी, उसके चीफ लोग थे उसके अंदर। डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, अच्छा। आशुतोष काली, अच्छा। डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर सुनील दास, ये सब लोग पूरी 7-8 लोगों की टीम थी ये। अच्छा। सबके बारे में पता किया गया बाद में, तो मालूम पड़ा सब इनकी जो आईएनए की जो खुफिया विंग थी, ये उसके सब चीफ थे, और उनके सैकड़ों लेटर यहाँ से निकले हुए हैं। वो लेटर कहाँ गए? लेटर ट्रेजरी में रखे हुए हैं। 1996 में, हाँ, आप पहले उसको देखिए, लंबी कहानी हो जाएगी वो, लेकिन बताते लेकिन हैं। सीक्वेंस में बताइए प्लीज। 1985 16 सितंबर को उनकी डेथ हुई, जी। अखबारों में तमाम निकला इस तरह की चीजें ये। फिर 29 दिसंबर को उनकी भतीजी सुरेश चंद्र बोस की बेटी ललिता बोस, वो फैजाबाद आई। तो जब वो आई यहाँ पर, तो उस समय 3 ताले बंद थे इसके अंदर, और फिर हमसे बोली भाई ताले कैसे खुलेंगे, तो मैं उनको लेके कलेक्टर के यहाँ गया। इंदु भूषण पांडे यहाँ पर कलेक्टर थे। तो उन्होंने कहा भाई कि अच्छा, नेताजी का नाम तो तब भी बड़ा था, आज भी बड़ा है। जैसे कलेक्टर से उन्होंने कहा कि हमने परिचय कराया कि उनकी सुरेश चंद्र बोस की बेटी नेताजी की भतीजी। तो बोले बताइए, तो उनका भाई हमको सामान देखना है। तो उन्होंने तुरंत एक एसडीएम को, एक इंस्पेक्टर को बोला भाई जाके सामान दिखाइए। तो ताले खोले गए, और उसका इसी कमरे में आई, पहले इस कमरे में आई वो। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कमरे की स्थिति देखी, वो बोले इसमें रहेगा नेताजी, तुम लोगों का दिमाग खराब है, नेताजी इसमें रहेगा। ये कह के उन्होंने बड़ा नने मन से, जिसे कहा जाए, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, छड़ी लेके अपने ऐसे कि यहाँ कहाँ नेताजी रहेगा। ये कह के वो फिर इस कमरे को खोला गया, इसमें आई। तो यहाँ सामने, यहाँ दीवार पे, यहाँ पे, हाँ, वहां पे काली माँ की फोटो लगी थी, और उसके बगल में, इस जगह सामने बगल में नेताजी के पिताजी माताजी की, और बाएं तरफ उनके पूरे परिवार का, ये 2 चित्र लगे थे। और नीचे एक लकड़ी का स्टैंड था जिसपे कुछ धूप बत्ती वगैरह जलाने की व्यवस्था थी। उसको देख के चौंकी ललिता बोस, अरे ये तो मेरे चाचा का फोटो यहाँ कहाँ से आ गया। फिर जो फैमिली फोटोग्राफ थे उसको देखा, बोले तो मेरे घर पे भी रखा है, यहाँ कहाँ से आ गया। फिर ये बॉक्सेस रखे तमाम उनके तखत के बगल में, उन्होंने बॉक्सेस खोलने शुरू किए। थोड़ा हड़बड़ी आई उनके अंदर, एक्साइटमेंट में उन्होंने बॉक्सेस खोले, तो एक में कुछ कपड़े निकले, उन्होंने कपड़े हटाए। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स खोला उन्होंने, तो पीछे जो बॉक्स में जगह नहीं होती जिसमें लोग लेटर्स वगैरह तमाम कागज पत्र रखते हैं, उसमें से कुछ चीजें उन्होंने निकाली। बोले ये तो हमारे चाचा का लेटर है, उनकी मतलब पत्र है ये। अच्छा, ये तो हमारी दादी का पत्र है। इस तरह से उन्होंने कहना शुरू किया। फिर करते करते एकाएक उनको एक बुक मिली उसके अंदर, जो शाहनवाज कमीशन जो बना था। अच्छा, तो उसमें 3 मेंबर थे उसके अंदर, उसमें सुरेश चंद्र बोस भी मेंबर थे उसके। अच्छा, इनके पिताजी ललिता बोस के फादर, हाँ, वो भी उसके मेंबर थे। हाँ। तो उन्होंने उस फाइंडिंग पे जो दिल्ली बैठ के एक रिपोर्ट बना दी गई थी, साहब ताइवान प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई, दिल्ली बैठे बैठे सब रिपोर्ट गवर्नमेंट के इशारे बन गई थी। इन्होंने उस पर साइन नहीं किया था उस रिपोर्ट पर। इन्होंने कहा था कि नेताजी की डेथ रही हुई, नेताजी रशिया चले गए हैं, और उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के ऊपर बंगला, वो रिपोर्ट की मूल प्रति यहाँ रखी थी। अच्छा, उस पर बंगला में लिखा था प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित, प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित। अब आप अंदाज लगाइए कि देवर कौन हो सकता है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, आप देखिए उसको। उसमें लिखा था, ऊपर लिखा हुआ बंगला में प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित। हाँ। उसको देख के जो है ललिता बोस एकदम चौंकी, ये तो मेरी माँ का हैंड राइटिंग है। अच्छा, है ना, ये यहाँ कैसे आ गया। मतलब अपने देवर को उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी ने, ये देखिए, ये थी ये रिपोर्ट, ये इस पे बंगला में लिखा हुआ, ये प्रिय देवर को आशीर्वाद शुभकामनाएं सहित, है ना। ये वो रिपोर्ट थी, असेसमेंट रिपोर्ट थी ये, जो सुरेश चंद्र बोस ने लिखी थी उनकी डेथ पे, उनकी डेथ के बाद, कि साहब वो यहाँ पे उनकी डेथ नहीं हुई है, वो यहाँ रशिया चले गए। इसके बाद तब जब चीजों को देखा उन्होंने, तो एक तो जैसे कहा जाए कि वो तो घबरा के गिर पड़े यहीं पर। बोली बाप रे बाप, ये क्या हो गया, और ये तो मेरा चाचा था। उसके बाद जो जो से चिल्लाना रोना उन्होंने सब शुरू कर दिया। आप थे यहाँ पे? हमारे सामने एक बात है, हमें तो उनको लेके अंदर आए थे, और उसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। बोले कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और बोले इनको तो हम पूरी दुनिया में जगह जगह घूमते रहे, हम लोग कहीं नहीं मिले, ये हमको अंदाज ही नहीं मिल पाया कि फैजाबाद आ सकते हैं। तो वो उसके बाद फिर कुछ मीडिया वालों को खबर मिली, वो लोग भी आए यहाँ पर।
तो उन्होंने इनसे पूछा कि भाई ये बताइए, इतने दिन से अखबारों में आ रहा है, आपको नहीं हुआ कि चल के देखा जाए? तो उन्होंने कहा देखिए, आजादी के बाद से सरकार ने हर 3-4 साल बाद नेताजी को मारा है। कहीं शौलीमारी बाबा के रूप में होता था कि नेताजी रह रहे हैं, फिर निकलता था कि नेताजी शिमला में कहीं किसी गांव में रह रहे हैं, फिर निकलता था कि हिमालय के कंदराओं में कहीं मसूरी के पास रह रहे हैं। तो तमाम हर 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं नेताजी की स्टोरी कोई ना कोई बनती थी। हम लोग जाते थे तो मालूम पड़ता था सब कहानी है वो। तो हमको लगा ये भी कहानी होगी, इस नाते हम लोग नहीं आए, लेकिन ये तो गजब हो गया, वो तो असली तो यही थे। ये बात उनके शब्द थे ये। अच्छा। फिर उसके बाद वो तुरंत यहाँ से गए, कलेक्टर से मिलने वापस गई। तो कलेक्टर ने कहा बहन जी, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ आपकी, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तुरंत मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनसे समय मांगा गया। उन्होंने 4 तारीख का समय दिया, 4 जनवरी का, और 4 जनवरी को उनसे मुलाकात की गई। तो मिलने गए तो हम थे साथ में, ये थी और एक विश्व बंधु तिवारी थे और एक पत्रकार थे पैनियर के। 4 लोग हम लोग गए थे वहां मिलने के लिए। मतलब इसके पहले कि ये कुछ बोले, मुख्यमंत्री तुरंत उठ के खड़े हुए, बोले बहन जी आइए बैठिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारी कहानी मुझको पता है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मैं इसमें चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। ओ, कह दिया ये मुख्यमंत्री के शब्द थे। ये ललिता बोस जी ने आपको बताया ही? अरे मैं था ना। अच्छा था, वहां पे भी साथ में? मैं साथ में था, मैं तो लेके गया था उनको। राम प्रकाश सिंह यहाँ पर एक हुआ करते थे, चंद्रशेखर पार्टी के नेता थे। अच्छा। उनके माध्यम से चंद्रशेखर जी से क्या के समय लिया गया था, और जब गए तो वहां पे बातें हुई। फिर ये तब तुरंत फिर ये कोर्ट गई ललिता बोस जी, और कि भाई वो जो सामान निकला है वो उसमें हमारे चाचा का प्रतीत होता है, सबसे पहले सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कीजिए, फिर उसकी जांच करवाई जाए। तो एक एंट्री ऑर्डर कोर्ट ने किया कि सारे सामानों को इन्वेंट्री बना के ट्रेजरी में सुरक्षित ट्रेजरी में रखा जाए। तो करीब 1.25 साल लग गया उनको सारे सामानों को कैटलॉगिंग करने में और उसको ट्रेजरी में रखते हुए। करीब 2760 आर्टिकल्स टोटल मिला के सब निकले वो, जो कि ट्रेजरी में रखवा दिए गए। और 2 आर्टिकल्स प्रूव कि ये गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। एक भी आर्टिकल पर सुभाष का एस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सारे के सारे सामान आपको इंडिकेट करते हैं नेताजी की तरफ। ये खूबसूरती सामानों की है कि सारे सामानों में कहीं आपको सुभाष का एस नहीं मिलेगा, कोई भी लेटर पे आपको संबोधन सुभाष का नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रूव करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से वो सारे लिंक होते हैं वहां, नेताजी की तरफ लिंक करते हैं। ये तस्वीर जो है, मैं थोड़ी देर से देख रहा था, गुमनामी बाबा की जो लगी हुई है, ये तस्वीर ये हमारे यहाँ कैसे बनाई गई है? ये हमारे यहाँ कुछ और टेनेंट रहते थे पीछे, उनके बच्चों ने, उनकी महिलाओं ने कभी इनको ये बाहर जो गैलरी थी वहाँ धूप, कभी कभी जाड़े में धूप सेकते थे बाहर बैठ के ये व्हील चेयर पर, तो कुछ उन लोगों ने उनको कभी कभी देखा है। तो जब बाद में वो नहीं रहे तब उन्होंने बताया कि हमने एक बार देखा था, बच्चे बोले हमने भी देखा था उनको यहाँ पे धूप सेक रहे थे ऐसा ऐसा करके। तो उसके आधार पे तो उसके आधार पे एक स्केच करवाया गया इनका, एक स्केच बनवाया गया, जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना स्केच बनाने वाले, उनको बुला के एक स्केच बनवाएगा और उसके स्केच के आधार पर चित्र बना फिर। एक बात बताइए, मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। जब इतने सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, तो क्यों नहीं सरकार ने आज तक इस बात का आधिकारिक कोई बयान दिया इस बात पे कि नेताजी ही गुमनामी बाबा थे और उनकी अब मौत हुई है? क्यों आज तक सामान्य ज्ञान की किताबों में नेताजी को लापता ही बताया जाए? आप सरकार से पूछिए इस सवाल को। आप नहीं एग्री करते हैं इस थ्योरी से ना कि लापता ही है? आप तो ना, मैं 101% कन्फर्म हूँ इस बारे में। यही नहीं बच के मुझसे जब सवाल पूछा जाता था, एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि नेताजी की डेथ नहीं हुई है, एक वर्ग ऐसा भी है। आप जाइए वहां पर जहाँ समाधि बनी हुई है, वहां पर जब उनमें लिखा जा रहा था उसके लिए कि हाँ जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि लिखी जा रही थी, तब उन लोगों ने बिल्कुल हाथ पैर पकड़ लिए मेरे कि नहीं साहब ऐसा गजब मत कीजिए, वो अभी जीवित है और समय रहते आएंगे। ये सवाल मुझसे कलकत्ता में गया, मुझसे वहां भी पूछा गया। लेकिन नेताजी या भगवान जी, नेताजी क्यों कहूं मैं, भगवान जी जब भी स्थान बदलते थे अपना, जैसे बस्ती से अयोध्या, अयोध्या से बस्ती, बस्ती से फिर अयोध्या, अयोध्या से फिर हमारे घर में, तो इनके सामान धीमे धीमे एक एक करके जाते थे। ऐसा नहीं था पूरा बेडिंग एक साथ बांध लिया, पूरा सामान पैक किया, अपना ट्रक पर रखवाए चले गए। धीमे धीमे सामान आते थे, एक सुई की नोक के बराबर भी सामान इनका वहां बचता नहीं था।
जो सारे एविडेंसेस अपने साथ में सारी चीजें अपने साथ लेके चलते थे। और यहां जब उनकी डेथ हुई है तो सारा का सारा सामान ही रह गया, एक सुई की भी यहां से नहीं गई बाहर। इससे मालूम पड़ता है कि वो नहीं रहे। दूसरी बात, एक इंसान ही तो थे ना, भगवान तो थे नहीं, थे तो इंसान की जो एक औसत आयु होती है उससे जरा जी लियो। उनके अंतिम संस्कार की कुछ बातें याद है आपको? हाँ, पूरी तरह से याद है। कौन कौन आया था? कोई नहीं आया। आप ही लोग थे? सितंबर को उनकी डेथ जब हुई है तब यहाँ जो उनसे शिष्य लोग थे उन्होंने कहा भाई कि कलकत्ता से कुछ लोगों को आना चाहिए। वो लोग आए, उनको खबर कर दी गई है, वो लोग कल आ जाएंगे यहाँ पर। 16 सितंबर की रात में खबर, जैसा उन्होंने कहा, खबर किया गया है। 17 तारीख पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। 18 तारीख भी जब शाम को 4 बजे ट्रेन आती है जो कलकत्ता से आने वाली, वो भी ट्रेन आ गई। अब वो अलग कहानी है कि बाद में मालूम पड़ा साहब कोई खबर ही इन्होंने किसी को नहीं किया था। तो 18 तारीख की शाम को फिर वहाँ से एक छोटी सी वाहन में इनका शरीर रख के और बताया ये गया कि ले चलना है अयोध्या। तमाम लोग अयोध्या भागे उस समय और इनको ले चल के गुप्तार घाट में एक ऐसे स्थान पर इनका कमीशन कर दिया गया जहाँ पर कि आप किसी का कमीशन कर ही नहीं सकते हैं। वो स्थान कमीशन करने वाला नहीं है, वो एक धार्मिक स्थान है, लेकिन वहाँ पे कमीशन किया गया और पूरा शासन प्रशासन फौज की जानकारी में काम हुआ। किसी ने कोई इतराज नहीं किया। जैसे लगा था कि सब इंतजार कर रहे थे कि कैसे ये विषय क्लोज हो जाए, कैसे विषय क्लोज हो जाए। उस समय के डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, कप्तान, ये सब लोग सामने हमारे घर के ठीक सर्किट हाउस है, सब लोग कैंप किए बैठे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि हाँ ये कब ये टॉपिक क्लोज हो, कब हम लोग अपने घर जाए। पूरी रात वो लोग यहाँ बैठे रहे, पूरा दिन वो लोग यहाँ बैठे रहे। आखिर क्यों? क्योंकि वो नेताजी थे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। और आज नहीं तो कल हमको पूरी उम्मीद ये चीज दुनिया के सामने आएगी जरूर। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं आपको, क्योंकि मैं उनकी स्पिरिचुअल पावर से पूरी तरह से वाकिफ हूं। अगर उन्होंने, भगवान जी ने चाहा होगा कि हमारा राज दुनिया के सामने आए, तभी बात दुनिया के सामने आएगी, वरना नहीं आएगी। आपको अगर उन्होंने सोचा होगा कि जैसे हम गुमनामी के अंधेरे में रहे वैसे हमारे न रहने पर भी ये विषय ऐसा ही गुमनाम रहे, तो हम लोग लाख सर पटकते रह जाएंगे। ये बात दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी, ये मेरा विश्वास है। खाना पीना आप ही लोग? नहीं, खुद करते थे। एक सरस्वती देवी नाम की एक महिला थी जो नेपाल के राजघराने से संबंधित थी, वो उनके साथ रहती थी परमानेंट। तो खाने पीने की व्यवस्था वो देखती थी पूरा। वो बाकी जो होता था वो हमारे घर से बन के आ गया है, अभी कुछ कह देगा ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए कैसे, वहाँ से आता था। बाकी जो मोटी व्यवस्थाएं थी वो जो कलकत्ता से 2 बार टीम आया करती थी इनकी, दिन भर, साल भर में 2 बार जो आती थी, साल में 2 बार जो आती थी, सारी व्यवस्था इनकी पूरी टीम वो वही देखते थे, सारा सब कुछ। कुछ चीज़ ऐसा नहीं था कि हाँ भाई तौलिया फट गए तो एक तौलिया ला दो, बनियान फट गए तो बनियान ला दो, 2 दर्जन बनियान, 6 तौलिया, मतलब कोई भी जो भी चीज़ आती थी बल्क में आती, बैकअप में कुछ नहीं जी रहे हैं। हाँ, कुर्ते आते थे तो 8 कुर्ते, 10 कुर्ते, 12 कुर्ते, धोती आ रही तो उसी हिसाब से दर्जन के हिसाब से धोतियाँ आ रही हैं। तो सामान सब आता था इनके पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका इनको अभाव रहा हो। जो चाहते थे उनको सब आता रहता था। शक्ति जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि उनकी इस वीडियो पे, इन तमाम जानकारियों पे क्या राय है। कैमरे के पीछे हैं जीत, मैं हूं सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।